आज हमारे अध्ययन का विषय है सापेक्षवाद। इस पहले वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे सापेक्षवाद से क्या अर्थ अथवा क्या अभिप्राय है। सापेक्षवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, व्यावहारिक अर्थ क्या है। फिर पृष्ठभूमि में देखेंगे किस प्रकार सापेक्षवाद यूनान से प्रोटागोरस के द्वारा प्रारंभ हुआ तथा किस प्रकार आगे बढ़ा। इसके पश्चात देखेंगे सापेक्षवाद की प्रमुख मान्यताएं, इनका जो विश्वास है या क्या विशेषताएं हैं इनकी सोच की, इस पर विमर्श करेंगे। फिर सापेक्षतावादी दृष्टि से ज्ञानवाद, इसकी आलोचना समालोचना प्रस्तुत करेंगे। फिर विज्ञानवाद के विषय में देखेंगे और इसकी भी सापेक्षतावादी आलोचना प्रस्तुत करेंगे। ये प्रथम भाग में ये हम देखेंगे। इसके पश्चात जो शेष है वो हम द्वितीय भाग में दूसरे वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सापेक्षवाद। सापेक्षवाद से अर्थ या अभिप्राय, सृष्टि अथवा प्रकृति में सब कुछ गतिशील एवं परिवर्तनशील है। परिवर्तनों का देश, काल एवं परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन ही सापेक्षवाद है। इतिहास के संदर्भ में किसी मत की दृष्टि से अथवा किसी मत को मानते हुए इतिहास लिखना अथवा व्याख्या करना सापेक्षवाद है। ये सीधे और सरल शब्दों में है। इतिहास के संदर्भ में किसी मत की दृष्टि से, किसी नज़रिए से, किसी दृष्टिकोण विशेष से या उसको मानते हुए इतिहास लिखना, व्याख्या करना या अध्ययन करना सापेक्षवाद कहा जा सकता है। शाब्दिक रूप में यदि देखें तो स धन अपेक्ष धनवाद सापेक्षवाद। सापेक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ अपेक्षा सहित अथवा दूसरे पर आधारित होता है। सापेक्षवाद को मतवाद भी कहा जा सकता है, यानी मत विशेष को मानना या उस दृष्टिकोण से अध्ययन अथवा व्याख्या करना इतिहास की, ये सापेक्षवाद है। निरपेक्ष शब्द को यदि हम देखें तो सापेक्ष शब्द और स्पष्ट हो जाता है। सापेक्ष शब्द को स्पष्टता के साथ इससे समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का बहुतायत से प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है धर्म की अनुपस्थिति। ये सामान्य अर्थों की मैं बात कर रहा हूँ। धर्मनिरपेक्ष यानी धर्म की अनुपस्थिति, धर्म न हो तो धर्मनिरपेक्ष। और यदि किसी देश में धर्म है, उसके आधार पर देश चलता है, संविधान चलता है उनका, तो वो क्या कहलाएगा? धर्म सापेक्ष, यानी धर्म की उपस्थिति, धर्म सापेक्षता या धर्म सापेक्ष कहलाता है। उसी प्रकार से मत सापेक्ष हुआ जाता है। इससे आप सापेक्षवाद का अर्थ समझ सकते हैं। इसी प्रकार निरपेक्षवाद से अर्थ किसी भी मत को न मानने से लिया जाएगा तथा सापेक्षवाद का अर्थ किसी मत को मानने से लिया जाएगा। अतः यह स्पष्ट है कि इतिहास के संदर्भ में सापेक्षवाद से अर्थ किसी मत को मानते हुए इतिहास का लेखन करना, अध्ययन करना अथवा व्याख्या करने से होता है। किसी दृष्टिकोण विशेष से, किसी समझ विशेष से, किसी मत विशेष से इतिहास का लेखन करना, अध्ययन करना अथवा व्याख्या करना सापेक्षवाद इतिहास के संदर्भ में कहा जा सकता है। एडम स्केफ के अनुसार सापेक्षवादी अवधारणा की विशेषता गतिशीलता एवं परिवर्तन है। दो प्रमुख विशेषताएं बताती हैं, गतिशीलता और परिवर्तन। ये प्रमुख आधार है सापेक्षवाद का। C.A. डेस्टर के अनुसार समसामयिकतावाद के परिवेश में इतिहास का परिवर्तनशील स्वरूप सापेक्षवाद है। समसामयिकतावाद आप जानते होंगे, वर्तमानवाद भी इसको कह सकते हैं। अभी जैसी सोच समझ समाज की है, जैसा दृष्टिकोण है, जैसी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, विश्वास हैं, सोच है, उसके अनुसार इतिहास लिखा जाएगा। स्वाभाविक है, आज जो मान्यताएं हैं कल वो मान्यताएं नहीं रहेंगी। आज जो परंपराएं हैं, आज जो सोच है समाज की, वह कल नहीं रहेगी, तो वह बदल जाएगा। तो समय के बदलने के साथ ये बदलाव होता जाएगा, ये इसका अर्थ है। और समसामयिकतावाद हमेशा प्रभावी रहता है जिस काल में इतिहास का लेखन हो रहा है। यदि हम आज इतिहास लेखन कर रहे हैं तो आज वर्तमान
की जो सोच समझ है समाज की, उसके आधार पर होगा। आज से 100 साल बाद जो समाज रहेगा, उस समय जब लेखन होगा तो आज जो लिखा गया वो बदल जाएगा, क्योंकि उस समय की सोच समझ, इतिहास को देखने की दृष्टि, मान्यताएं सब कुछ बदल जाएंगी। ये इसका अर्थ है। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। प्रोटागोरस, जो कि साफिस्ट संप्रदाय के संपादक थे, सापेक्षवाद के जनक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इनका जन्म यूनान के अबडेरा में 481 ईस्वी पूर्व हुआ था। 411 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। एथेंस इनका कार्यक्षेत्र था। इनकी मुख्य रचनाएं ईश्वर, ऑन द गॉड्स, गणित, ऑन मैथमेटिक्स एवं वस्तुओं की मूल अवस्था, ऑन द ओरिजिनल स्टेट ऑफ थिंग्स थी। सापेक्षतावादियों द्वारा ज्ञानवाद, विज्ञानवाद, इतिहासवाद, जिसके अंतर्गत नैतिक न्याय, प्रत्यक्षवाद अलग दृष्टिकोण है, वस्तुनिष्ठता, नैतिक न्याय, ऐतिहासिक तथ्य, सामाजिक मूल्य आदि की आलोचना सापेक्षवादी दृष्टिकोण से की जाती है। प्रत्यक्षवाद के जनक रांके के द्वारा अतीत के ज्ञान का वैज्ञानिक विधाओं द्वारा प्रस्तुतिकरण का सार्थक प्रयास किया गया था, किंतु सापेक्षवादी सिद्धांत के अस्तित्व में आने के पश्चात रांके का प्रयास भ्रांतिमूलक प्रतीत होता है। यह आश्चर्यजनक है कि अब तक अतीत के अध्ययन में सापेक्षवादी उपयोगिता इतिहासकारों का ध्यान क्यों आकृष्ट नहीं कर पाई है। 20वीं शताब्दी में अमेरिका के इतिहासविदों, जिनमें कॉलबेर्ट, बेकर, एडम स्कॉफ एवं मार्विक जैसे इतिहासकारों ने सापेक्षवाद का गहन अध्ययन कर ऐतिहासिक विश्लेषण का नूतन आदर्श प्रस्तुत किया था। अब हम देखेंगे सापेक्षवादियों की प्रमुख धारणा क्या है, प्रमुख विश्वास क्या है, या इनकी प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, या इनकी सोच की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहला, दृष्टि विशेष से इतिहास का लेखन, अध्ययन एवं व्याख्या। इतिहास का अध्ययन हो, व्याख्या हो या उसका लेखन हो, कोई भी इतिहासकार अथवा इतिहास का विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन, व्याख्या अथवा लेखन दृष्टि विशेष से करता है। उसका अपना दृष्टिकोण होता है, उसकी अपनी स्वयं की किसी भी घटना के प्रति एक दृष्टि होती है, और ये दृष्टि आप सभी जानते हैं सामाजिक सोच, व्यवहार, जाति, धर्म, सामाजिक मान्यताएं उस व्यक्ति के परिवेश पर निर्भर करती है। तो दृष्टि विशेष से इतिहास का लेखन, अध्ययन या व्याख्या प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विद्यार्थी, इतिहासकार, शोधकर्ता अपनी दृष्टि से इतिहास का अध्ययन, लेखन और व्याख्या करता है। ये इनकी पहली मान्यता है। समसामयिकतावाद का समर्थन। सापेक्षतावादी दृष्टिकोण समसामयिकतावाद में विश्वास रखता है। जिस काल अथवा परिस्थिति में इतिहास का अध्ययन होगा, उस काल की मान्यताओं एवं विचारों के आधार पर ही इतिहास का अध्ययन होगा। मैंने पूर्व में भी स्पष्ट किया, वर्तमानवाद भी इसको हम कह सकते हैं। आज यदि इतिहास लिखा जा रहा है तो आज की सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक मूल्य, आज की नैतिकता, आज की सोच और समझ उसके लेखन में, इतिहास के या व्याख्या में कार्य करेगी। आज से 100 साल के बाद यदि वह कोई दूसरा व्यक्ति उस पर विचार करेगा तो उस काल की स्थिति परिस्थितियों के अनुरूप वह इतिहास का लेखन अथवा व्याख्या करेगा। इसको कहा जाता है समसामयिकतावाद या वर्तमानवाद। आज जो वर्तमान है, 100 साल बाद आज वर्तमान नहीं रहेगा, आज भूत में चला जाएगा 100 साल के बाद, और उस समय 100 साल के बाद उस समय की जो परिस्थिति होगी उसको कहा जाएगा वर्तमानवाद। तो जो काल होता है उस काल के अनुसार इतिहास की व्याख्या होती है, ये इनका विश्वास है और यह पूर्णतः सत्य भी है। मानववाद में विश्वास। सापेक्षवादी मानव को सभी पदार्थों का मापदंड स्वीकार करते हैं। मानवतावाद उनका प्रमुख योगदान माना जाता है तथा वे मनुष्य मात्र को भी किसी भी स्थिति, परिस्थिति, घटना अथवा पदार्थों का मापदंड मानते हैं। यानी मनुष्य की सोच समझ कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, और ये विचार परिवर्तनशील हैं, तो मनुष्य ही मापदंड होता है। तो मनुष्य जिस स्थिति में जिस समय रहेगा उसके अनुसार वह आकलन करेगा, इतिहास की व्याख्या भी करेगा, और स्वाभाविक है उसका दृष्टिकोण भी अलग अलग
समय में अलग अलग होगा या अलग व्यक्तियों का अलग दृष्टिकोण होगा, लेकिन मनुष्य का विश्वास क्या है, उसकी सोच क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ये मानववाद में विश्वास कहलाता है। परिवर्तनशीलता। सापेक्षवाद परिवर्तनशीलता में विश्वास करता है। मनुष्य के विचार, उसके विश्वास, उसकी मान्यताएं सतत परिवर्तनशील हैं तथा उसी परिवर्तित दृष्टिकोण से वह इतिहास की घटनाओं को भी देखता है। अतः स्वाभाविक रूप से उसमें परिवर्तन होगा। एक ही व्यक्ति के विचार में आप स्वयं देख सकते हैं, बचपने में आपकी सोच, समझ, विचार, मान्यताएं कैसी थी, युवावस्था में उसमें बड़ा परिवर्तन आ जाता है और वृद्धावस्था के आते आते कितने सारे परिवर्तन अनुभवी हो जाते हैं, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। या आप कहें एक ही काल में युवावस्था में भी, प्रारंभिक अवस्था में जब युवावस्था में आप थे तब आपकी सोच समझ पृथक थी, आज बदल गई। इस तरह से परिवर्तनशीलता स्वाभाविक है, सापेक्षतावादी इसमें विश्वास करते हैं। गतिशीलता। सापेक्षतावादी मान्यताओं में गतिशीलता भी प्रमुख मान्यताओं में से एक है। संपूर्ण सृष्टि अथवा प्रकृति गतिशील है, अतः मनुष्य की सोच भी उसी प्रकार गतिशील है। एक ही व्यक्ति की मान्यताओं, विश्वासों, सोच में समयानुसार परिवर्तन आ जाता है, अतः इतिहास की व्याख्या भी इसी प्रकार गतिशील होगी। जैसे विचार गतिशील होंगे, उनमें परिवर्तन होता जाएगा, उसी तरह से इतिहास लेखन भी वो करता है तो उसमें भी यथानुरूप परिवर्तन आता जाएगा। मत सापेक्षता अनिवार्य है। किसी भी मनुष्य अथवा इतिहासकार में मत सापेक्षता अनिवार्य है, कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता। निरपेक्षता असंभव है। किसी ऐतिहासिक घटना के विषय में जो कोई इतिहासकार अथवा विद्यार्थी अध्ययन, लेखन अथवा व्याख्या करेगा, वह स्वयं के मत के अनुसार करेगा। वह स्वयं के मत से निरपेक्ष नहीं रह सकता और ये उसकी मत सापेक्षता है। और उसका मत किससे बनता है? उस काल के सामाजिक मूल्यों से, उसके संस्कार से, उसकी जाति से, भारत के संदर्भ में कह सकते हैं। सामाजिक जो सोच है उससे वो प्रभावित होते हुए बिना नहीं रह सकता। धार्मिक प्रभाव भी उसके सोच में पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति मत सापेक्ष होता है। मत सापेक्षता अनिवार्य है। इतिहास में सतत संशोधन की अनिवार्यता स्वाभाविक है। जिस प्रकार से मत में परिवर्तन होता जाएगा, व्यक्ति का मत गतिशील है, परिवर्तनशील है, तो स्वाभाविक रूप से इतिहास में भी सतत संशोधन की आवश्यकता होगी। अनिवार्यता का कारण यह है कि व्यक्ति की सोच में परिवर्तन होता है, तो जब वो इतिहास आज लिख रहा है, जब वो कल लिखेगा तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। इस तरह से इतिहास में सतत संशोधन की आवश्यकता है और वास्तव में ये आवश्यकता प्रत्येक काल में महसूस की जाती है। स्वतंत्रता के समय जो इतिहास लिखा गया, आज उस पर परिवर्तन की बात हो रही है। आज जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें कल फिर आज से 25 साल, 50 साल, 100 साल के बाद उसमें पुनः संशोधन होगा। तो इतिहास में सतत संशोधन की आवश्यकता है या अनिवार्यता है, ये इनकी मान्यता है। मत निरपेक्षता मात्र भ्रांति है। सापेक्षवादियों का यह मानना कि मत निरपेक्षता मात्र भ्रांति है। कोई भी मनुष्य मात्र मत निरपेक्ष नहीं हो सकता, उसका अपना मत अवश्य होगा और वह उससे प्रभावित हुए बिना अध्ययन अथवा लेखन अथवा व्याख्या इतिहास की नहीं कर पाएगा। तो मत निरपेक्षता मात्र भ्रांति है। नित्यता असत्य है। कोई भी मत, विचार, धारणा अथवा मान्यता अथवा सांसारिक पदार्थ अनित्य होता है, वह नित्य नहीं हो सकता। नित्य होना केवल कल्पना है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता भ्रम मात्र है। इतिहास को विज्ञान स्वीकार करने वाले इतिहासकारों का यह मानना है कि इतिहास को अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ अथवा पूर्ण वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। सापेक्षतावादी इसे अस्वीकार करते हैं। उनकी मान्यता है कि इतिहास में पूर्ण वस्तुनिष्ठता असंभव है, क्योंकि इतिहासकार के स्वयं के विचार भी गतिशील और परिवर्तनशील हैं। वस्तुनिष्ठता से अर्थ पूर्ण सत्य, जैसा है वैसा का वैसा लिख देना, वैसा का वैसा ही बता देना, किंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता। व्यक्ति मत सापेक्ष है। अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना की अलग अलग व्याख्या करेगा, अलग निष्कर्ष निकालेगा। तो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता मात्र भ्रम है। सत्य परिस्थितिजन्य होता है। यह भी सापेक्षवादियों की धारणा है कि कोई एक सत्य नहीं होता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का सत्य पृथक पृथक होगा। एक ही घटना
को अलग अलग व्यक्ति अलग ढंग से देखेगा तो प्रत्येक व्यक्ति का सत्य पृथक हो गया। जबकि सत्य तो माना जाता है कि एक होता है, ज्ञानवाद में माना जाता है कि सत्य तो एक है, लेकिन वस्तुतः सत्य एक नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति का सत्य अलग अलग होता है, अन्यथा मतों का टकराव नहीं होता। यदि एक सत्य होता, एक पिता, एक पुत्र, पति पत्नी, शिक्षक विद्यार्थी, मजदूर मालिक, सबके सोच में भिन्नता होगी, क्योंकि उनका नज़रिया, उनका दृष्टिकोण भिन्न होगा। इस कारण से ऐसा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सत्य एक नहीं होता, सत्य परिस्थिति जन्य होता है। उपयोगितावाद। नैतिक नियमों के विषय में प्रोटागोरस को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। ये नैतिक नियमों के संदर्भ में बात कही जा रही है। अन्यथा राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी उपयोगितावाद के जनक अलग व्यक्ति को स्वीकार करेंगे, अलग ढंग से उसकी व्याख्या करेंगे। तो ये नैतिक नियमों के विषय में प्रोटागोरस को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। उपयोगितावाद एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में स्थापित हुआ। आगे चलकर किसी व्यक्ति की उपयोगिता ही महत्वपूर्ण है, नैतिक नियम अर्थहीन हैं। ये इस उपयोगितावाद का अर्थ है। बेंथम ने आगे चल के और आप और उसके बारे में जानते होंगे किस प्रकार से उपयोगितावाद का विकास हुआ, किंतु यहाँ पर नैतिक नियमों के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। मानव सभी पदार्थों का मापदंड है। सापेक्षवादियों एवं प्रोटागोरस की ये प्रधान मान्यता है कि मनुष्य सभी पदार्थों का मापदंड है। इसके अतिरिक्त किसी भी घटना को देखने का अन्य उपाय नहीं है। इसका अर्थ इतिहास के संदर्भ में भी यह हुआ कि मनुष्य के विचार, विश्वास, मान्यताएं, सोच एवं समझ पर ही किसी भी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन, व्याख्या अथवा लेखन निर्भर करता है, किसी अन्य बात पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य सभी पदार्थों का मापदंड है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। सापेक्षवादियों के द्वारा इन मान्यताओं के आधार पर इतिहास में स्थापित विभिन्न मान्यताओं, विश्वासों और धारणाओं तथा सिद्धांतों की आलोचना की गई, बल्कि कटु आलोचना की गई है। वो इस प्रकार है। पहला है ज्ञानवाद। ज्ञानवाद का उद्देश्य सत्य की खोज है। पहले हम ज्ञानवाद को समझ लेते हैं, उसके क्या बिंदु हैं प्रमुख, क्या ज्ञानवाद है। ज्ञानवादियों के द्वारा सर्वाधिक जोर सत्य की खोज पर दिया जाता है। ज्ञानवाद का उद्देश्य ज्ञान को प्राप्त करना है तथा इसका मार्ग ज्ञान ही हो सकता है। ज्ञानवादी आदिगुरु शंकराचार्य की उद्घोषणा है, आप सभी उससे परिचित हैं। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, उन्हें ज्ञानवाद के मार्ग से प्राप्त सत्य है। ब्रह्म अथवा सत्य को जानने का मार्ग ज्ञान मार्ग है। परमात्मा अकारण एवं स्वयंभू है। इस तथ्य का ज्ञान मार्ग से संभव होता है कि ईश्वर अथवा परमात्मा कारण है तथा वह स्वयं उद्भूत है, अर्थात परमात्मा का कोई जन्म नहीं होता, वह अजन्मा है। परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। परमात्मा को ही परम सत्य स्वीकार किया जाता है और उसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम माना जाता है। ब्रह्म निराकार है। ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा अथवा पारमार्थिक सत्य ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। ब्रह्म निर्गुण अथवा निराकार है। परमात्मा का कोई आकार नहीं होता, उसे ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। अब उसके ठीक विपरीत बात कहते हैं, ब्रह्म सगुण अथवा साकार है। ब्रह्म सगुण अथवा साकार है। परमात्मा आकार रूप में भी है, वह अवतार भी लेता है। परमात्मा सगुण अथवा साकार रूप में विद्यमान है। इस रूप में पूजने वाले भक्तों अथवा विद्वानों की भी बड़ी संख्या है। भक्ति काल में सगुण एवं निर्गुण उपासक संतों की संख्या पर्याप्त मात्रा में देखी जा सकती है। लाइबनिस सगुण ब्रह्म के उपासक थे। भक्तिकालीन संतों में कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रविदास, गुरु नानक, मीराबाई, दया, सहजो आदि प्रमुख हैं। जो सगुण उपासक हैं वे राम एवं कृष्ण भक्ति शाखा में विभक्त हैं। परमात्मा को सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों में माना जाता है, जो सापेक्षवाद का उदाहरण है। एक ही परमात्मा के रूप में आगे हम देखेंगे एक ही व्यक्ति किस तरह से अलग अलग विचार करता है, वो सापेक्षतावाद की ओर इशारा करता है। ब्रह्म पूर्ण एवं अनंत है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
बृहदारण्यक उपनिषद का यह मंत्र ईश्वर की पूर्णता को दर्शित करता है। परमात्मा पूर्ण है, उस पूर्ण से जो निकलता है वह भी पूर्ण है, जिससे निकलता है वह भी पूर्ण है, जिससे निकलता है वह भी पूर्ण ही रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती। परमात्मा की पूर्णता इस तरह की होती है, ये इस मंत्र में कहा गया है। तुलसीदास जी जो सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं हमारे देश के, आप सभी उनसे परिचित हैं। उनके ईश्वर अथवा परमात्मा में हम सापेक्षतावाद के दर्शन कर सकते हैं। कुछ चौपाइयाँ हैं उनकी, 3 चौपाइयाँ। पहला है राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अरूपा। राम को ब्रह्म के रूप में परमार्थ रूपा कह रहे हैं, पारमार्थिक सत्य बता रहे हैं। वो अविगत है, अलख है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनादि है, अनंत है, अरूपा है, उसका कोई रूप नहीं है। तो यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की बात वो कर रहे हैं। दूसरे इसमें देखते हैं हम, चौपाई में देखते हैं, सिया राम सब जग में जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरे जगत को मैं सिया राम के रूप में देखता हूँ और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता हूँ। सगुण रूप में देख रहे हैं और उसी ईश्वर को वो कह रहे हैं सापेक्षतावादी दृष्टिकोण से। पूरी तरह से उदाहरण ही उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। प्रभु की मूरत को या प्रभु को हर व्यक्ति अलग अलग रूपों में देखता है, जैसी उसकी भावना है। यही सापेक्षवाद है कि जैसी जिसकी भावना, जैसे विचार, जैसी सोच, जैसी समझ होती है, उसी तरह से वो इतिहास को समझता है। यहाँ पे परमात्मा को भी वो इसी रूप में समझता है, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुलसीदास के परमात्मा अथवा ईश्वर प्रथम चौपाई में निराकार रूप में है, द्वितीय चौपाई में साकार रूप में तथा तृतीय चौपाई में सापेक्षवाद का उदाहरण स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, जिसमें कहा गया कि परमात्मा वैसा ही दिखाई देता है जैसा किसी व्यक्ति की भावना होती है। ज्ञानवाद के अनुसार सत्य तो एक होना चाहिए। तुलसीदास के परमात्मा कभी सगुण, कभी निर्गुण तथा कभी भावना के अनुसार हैं। परमात्मा को तो एक ही होना चाहिए, साकार अथवा निराकार, किंतु यहाँ एक ही व्यक्ति ईश्वर के अलग अलग रूपों की बात कर रहा है, जो स्पष्टतया सापेक्षवाद का उदाहरण है। सापेक्षवाद भी यही कहता है कि एक ही व्यक्ति के अलग अलग समय में अलग अलग विचार हो सकते हैं, या एक ही समय में भी अलग अलग विचार हो सकते हैं। अलग ढंग से उसको वह कहेगा। सत्य व्यक्ति सापेक्ष होता है। सत्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए पृथक होता है, अतः सत्य व्यक्ति सापेक्ष होता है। सभी का सत्य एक जैसा नहीं होता। सार्वभौमिक सत्य असंभव। सार्वभौमिक सत्य अर्थ है कि सभी जगह जो समान रूप से उस सत्य को स्वीकार किया जाए, ऐसा नहीं होता। देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप सत्य का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, अतः सार्वभौमिक सत्य कल्पना मात्र है, नहीं होता। सत्य संवेदनाजन्य है। सत्य संवेदनाजन्य होता है। उदाहरणार्थ, एक ही वस्तु का स्वाद पृथक पृथक व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग अनुभव किया जाता है। किसी भी वस्तु के स्वाद को आप ले सकते हैं। उदाहरण के लिए चाय अगर 5 लोगों को बिठाकर पिलाई जाए और उसके बाद पूछा जाए इसका स्वाद कैसा है, तो सभी के अनुभव अलग अलग होंगे। स्पष्ट है कि संवेदना के अनुसार सत्य बदल जाता है। अब ज्ञानवाद के बाद हम देख लेते हैं विज्ञानवाद। प्लेटो के अनुसार विज्ञान ही विश्व का मूल कारण है। प्लेटो के विज्ञानवाद को प्रोफेसर जेलर ने स्पष्ट किया। सत्ता की दृष्टि से विज्ञान वस्तुओं का सार, परंतु वस्तु से पृथक एक नियम की भांति है जिससे कार्य होते हैं। विज्ञान नित्य है, वस्तु अनित्य है। उद्देश्य की दृष्टि से विज्ञान मूल बिंब है, पदार्थ उसका प्रतिबिंब है। विज्ञान के माध्यम से संसार का सृजन होता है। स्वरूप की दृष्टि से विज्ञान सार तत्व है। विज्ञान सामान्य है, सामान्य से अर्थ सामान्यीकरण के निष्कर्ष के रूप में। सजातीय तत्वों का एकत्रीकरण, विजातीय तत्वों से भेद स्पष्ट करना, यह विज्ञानवाद की दृष्टि है। ज्ञान की दृष्टि से विज्ञान ज्ञान का विषय है। विज्ञान का विषय नित्य ही हो सकता है। विज्ञान सजातीय वस्तुओं का सार तत्व है। सजातीय से अर्थ एक समान घटना या एक जैसी वस्तु से यहाँ पर लिया गया है। रहस्य की दृष्टि से विज्ञान शिव तत्व है। विज्ञान परम शिव की अभिव्यक्ति है। इन बातों से परिणाम स्वरूप हम जो निष्कर्ष निकालते हैं इस प्रकार है। विज्ञान शाश्वत
नित्य, अपरिणामी, सार्वभौम, सामान्य, स्वतंत्र और पारमार्थिक है। पारमार्थिक से अर्थ परम अर्थ से है, एवं निरपेक्ष है। ये विज्ञान को एक तरह से हम परिभाषित करते हैं। क्या क्या वो है? विज्ञान सबका कारण है परंतु स्वयं अकारण है, क्योंकि वो एक नियम है। सबका आधार विज्ञान है किंतु स्वयं निराधार है, उसका कोई आधार नहीं। जबकि सब घटनाओं के घटने का कोई एक आधार वो देता है, कारण बताता है, नियम बताता है, किंतु स्वयं निराधार है। वह स्वयंभू है, स्वयं उद्भूत। विज्ञान प्रयोग पर आधारित है। विज्ञान के निष्कर्ष सिद्ध निष्कर्ष होते हैं, निश्चित नियमों पर ये आधारित होता है। अब हम देखते हैं कि सापेक्षवादी आलोचना किस प्रकार की जाती है। विज्ञान नित्य नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। कोई भी खोज या आविष्कार अंतिम नहीं होता बल्कि उसमें नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं, वह परिवर्तनशील होता है। चिकित्सा एवं मौसम विज्ञान से संबंधित निष्कर्ष एवं सिद्धांत लगातार बदले जाते हैं। विज्ञान निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष है। विज्ञान भी पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं होता क्योंकि उसमें भी परिवर्तन होते हैं, इस कारण से वह सापेक्षवादी होता है। विज्ञान शाश्वत नहीं, उसके नियम में परिवर्तन होता है। कोई वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष के अंतिम होने का दावा नहीं करता, न कर सकता है। अतः विज्ञान भी शाश्वत नहीं है। विज्ञान के नियम गतिशील हैं, इसमें नए शोध, पुनरावलोकन, संशोधन की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। उसके निष्कर्षों में भी परिवर्तन होता है। अतः विज्ञान के नियम गतिशील हैं। शाश्वतता, नित्यता एवं निरपेक्षता एक धारणा है, एक मत है, एक सोच है। अतः इस धारणा अथवा मत को मानने के कारण विज्ञान भी मत सापेक्ष हो जाता है। गतिशीलता एवं परिवर्तन विज्ञान के सहचर हैं। विज्ञान के नियम भी सतत गतिशील एवं परिवर्तनशील होते हैं, अतः विज्ञान भी सापेक्षवादी होता है। विज्ञान के सभी नियम सार्वभौमिक नहीं होते। चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रयोग सभी पर एक ही परिणाम नहीं देता। उसी तरह एक मेडिसिन, एक दवाई सभी व्यक्तियों पर समान असर नहीं करती, बल्कि एक ही दवाई एक पर अनुकूल प्रभाव छोड़ती है किंतु दूसरे व्यक्ति पर प्रतिकूल परिणाम देती है। अतः यह व्यक्ति सापेक्ष हुआ। इस तरह से विज्ञानवाद की आलोचना सापेक्षतावादी दृष्टि में भी की जाती है। शेष हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।